शाम होने को आई थी। आरोही तैयार हो चुकी थी। उसने हॉस्पिटल के लिए निकलने के पहले डिनर रेडी करके रखा था ताकि उसके डैड को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने घर से निकलने से पहले अपने साथ गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बैग में रख ली थी और हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। आरोही जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसने देखा कि उसके डैड बाहर बैठे हुए थे। उनके साथ वैभव भी वहीं बैठा था। हाय आरोही, कैसी हो? वैभव ने आरोही को देखा तो उठ के उसके पास आते हुए बोला। राजेश जी अभी भी वहीं बैठे थे। हाय वैभव, सब ठीक ही है, कब आए? आरोही ने वैभव से हाय हेलो किया और दोनों वापस उस तरफ जाने लगे जहां राजेश जी बैठे थे। वैभव इससे पहले भी आया था, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। पिछले कई घंटों से यहाँ बैठा है। राजेश जी ने आरोही की बात का जवाब दिया। आरोही ने उनकी बात सुनकर वैभव की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो दोनों ना ही एक साथ कभी कॉलेज गए थे, ना ही उन दोनों का फ्रेंड सर्कल कॉमन था, जिसकी वजह से उनका मिलना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था। राजेश जी ने उन दोनों को देखा, फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, वैभव काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम दोनों कुछ देर बातें कर लो, तब तक मैं अंदर तुम्हारी मॉम के साथ बैठता हूँ। उसके बाद वैभव मुझे घर ड्रॉप कर देगा। राजेश जी की बातें दोनों को ठीक लगी। वो दोनों काफी दिनों के बाद मिल रहे थे और हम उम्र भी थे। राजेश जी जानते थे कि इस वक्त आरोही को अपने दोस्तों की कितनी जरूरत है। वो खुद भी इस कमी को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी हमेशा से आरोही ही रही थी। उन्होंने और ममता जी ने हमेशा यही कोशिश की, चाहे उन्हें कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आरोही का हमेशा ध्यान रखते थे। उनकी बात मानकर आरोही और वैभव ने ओके कहा और राजेश जी वापस आईसीयू वार्ड में अंदर चले गए। उनके जाने के बाद दोनों थोड़ा टहलने के लिए हॉस्पिटल के बैक साइड में बने एक छोटे से गार्डन की तरफ जाने के लिए मुड़ गए। वैभव ने अपने हाथ आगे करते हुए कहा, आफ्टर यू। उसने ऐसा कुछ इस तरह से किया जैसे कि आरोही कोई सेलिब्रिटी हो। अपने हाथ फैलाते हुए थोड़ा झुक सा गया। आरोही को वैभव का ऐसा करना अच्छा लगा। उसकी इस बात पर वो मुस्कुरा दी और फिर चलने लगी। उसके साथ ही वैभव भी चलने लगा। वो दोनों अपनी ही धुन में थे और उन्हें पता भी नहीं था कि आशुतोष ने उन पर नजर रखने के लिए दोपहर में ही एक आदमी रखा है। उसका नाम शेरा था और वो इस वक्त भी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। अभिनव और बाकी सभी फैमिली मेंबर्स भी इस वक्त मित्तल हाउस में थे। आशुतोष कुछ देर पहले ही आया था और घर आने के बाद से खुद को उसने अपने रूम में बंद कर लिया था। गीता जी उसकी हालत समझ सकती थी। उन्होंने अभिनव को अपने पास बुलाया और आरोही के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आरोही सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तुमने भी हमें कुछ बताया नहीं अभिनव। गीता जी ने अभिनव की तरफ देखकर कहा। अभिनव ने उनकी इस बात पर अपनी गर्दन थोड़ी झुका ली और कहा, मैं आपको क्या बताता माँ, मेरी खुद की भी कोशिश थी कि आरोही मान जाए, लेकिन वो अभी भी इस बात से खफा है कि हमारा रिश्ता जुड़ते ही उसकी मॉम को इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर मिला है। अभिनव की बात सही भी थी। गीता जी ने अभिनव से कहा, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? हमें भी तो मिसेस शर्मा की फिक्र है। हम कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हें पता है, अभिनव के गुरुजी ने इसी महीने की शादी की डेट दी है। अब ऐसे हालात में क्या किया जाए? मैं गुरुजी से मिलने उनके आश्रम गया था माँ। अभिनव ने गीता जी को बताया। उन्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभिनव ने ये सब उन्हें बताए बिना ही किया था। इससे पहले कि गीता जी अभिनव की इस बात पर नाराज होती, अभिनव ने उन्हें आश्रम की सारी बातें बताई। उन्होंने गुरुजी के साथ हुई सारी बातचीत के बारे में गीता जी को बताया। अभिनव की बात पूरी हो जाने के बाद गीता जी ने कहा, गुरुजी की बातें ठीक है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए जो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अभी कुछ दिन पहले तक सब ठीक था। शर्मा जी इस रिश्ते से खुश थे। गुरुजी ने दोनों की कुंडलियां देखी थी और अब सब कुछ अलग है। आशुतोष भी जब से घर आया उसने किसी से बात तक नहीं की है। खुद को बस अपने रूम में बंद करके बैठा है। आप फिक्र ना करें, उसे हमेशा से अकेले रहने की आदत है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि हालात पहले से बेहतर होंगे। अभिनव ने गीता जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें हिम्मत दी, जबकि वो खुद इस बात से श्योर नहीं थे कि क्या कुछ पहले जैसा हो सकता है। माया और संजना आजकल अपनी हर एक चाल का जश्न मना रहे थे। आज भी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और इसी बात को वो दोनों संजना के रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे। आज दोनों के हाथ में शैंपेन के ग्लास थे और चेहरे पे खुशी। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि कोई आ जाएगा, क्योंकि संजना के रूम में किसी के भी आने के चांसेस कम ही थे और वैसे भी सभी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे थे। चीयर्स दी। संजना ने दोनों के ग्लास भरते हुए कहा। दोनों ने अपने ग्लास आपस में टकराए और माया ने उसे पीने की जगह कुछ सोचते हुए स्माइल पास कर दी। संजना ने अपने ग्लास से कुछ सिप लिए और माया की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ दी, आपको सोच रही हो?
हाँ संजना, मैं कुछ सोच रही हूँ। अभी बहुत कुछ है जो हमें सोचना है। माया ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा। संजना तो अपनी ही धुन में थी, इसीलिए उसने माया की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं सुना और कहा, आपका प्लान परफेक्ट है दी, फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत है संजना। सोचो कि हम जो हॉस्पिटल में आज करके आए हैं वो सक्सेसफुल ना हो तो, अगर उस बुढ़िया को होश ही ना आए तो, या होश आने के बाद उसे देख भी ना पाए तो, सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसे हमने सोचा है, इसीलिए सोचना पड़ेगा। माया की बातें संजना की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसे बस इतना ही समझ में आया कि उसका प्लान फेल भी हो सकता है और ये मुमकिन भी था। उसने माया की तरफ देखकर कहा, अगर हमारा प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा? उसके चेहरे पर हार जाने का डर दिखाई दे रहा था। माया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। बोली, तुम एंजॉय करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। माया ने ऐसा कहा था जैसे ताना मार रही हो, लेकिन संजना को ये समझ नहीं आया। वो अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगी। माया ने अपना ग्लास एक तरफ रख दिया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे रहस्य एक साथ तैर रहे थे। उसने खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी तकदीर में बस बर्बादी लिखी है आशुतोष मित्तल। अपनी बची हुई जिंदगी जी लो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और ऐसा कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई, जिसे संजना नहीं देख सकती थी, लेकिन खिड़की के शीशे में माया खुद की काली परछाई को शैतानी रूप में देख रही थी। शराब भी अजीब चीज होती है। इंसान चाहे गम में हो या खुशी में, अपनी हर इमोशन का साथी शराब को चुनता है, जबकि उसे पता भी नहीं होता कि ये चीज उसके इमोशंस को बर्बाद कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त मनीष के साथ भी था, जो इस वक्त मुंबई के एक रास्ते में बार में बैठा था। सिलवासा से वापस आकर वो करीब 1 घंटे से वहां बैठा शराब पी रहा था। सस्ते बार में बैठने की वजह ये थी कि वो किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। इस जगह इतनी भीड़ थी कि कोई भी उसे नोटिस भी नहीं कर सकता था। वो इस वक्त गुस्से में था, किसी तरह अपने आप को काबू में रखे हुए था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने रागिनी का मासूम चेहरा आ रहा था। रागिनी कौन थी? उसका मनीष से क्या रिश्ता है? ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह उसने रागिनी को शहर से दूर रखा था, उससे जाहिर था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा था। ज्यादा देर नहीं छुपा पाओगे गुरु। अचानक एक अनजान शख्स मनीष के पास आया। उसकी टेबल पर अपना सामान रखते हुए बोला। मनीष ने देखा कि वो एक शराब पिया हुआ नशे में धुत अजीब सा इंसान था। उसके कपड़े भी काफी आम क्वालिटी के थे। जिस जगह वो बैठकर शराब पी रहा था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि किसी फैक्ट्री में जरूर मजदूर होगा। मनीष ने उसकी बात न समझते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं छुपा पाऊंगा? वही जो तुम छुपा रहे हो गुरु। वो आदमी उसके सामने बैठता हुआ बोला, देखो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है और जाओ अपना काम करो। मनीष ने उसकी बातों से इरिटेट होते हुए कहा, यह सभी एक ही काम करने आते हैं गुरु, तो हमारा भी वही काम है जो तुम्हारा है। इस आदमी की आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसने मनीष को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा, जब भी कोई अमीर आदमी ऐसी जगह आता है तो वो कुछ छुपा रहा होता है। तुम क्या छुपा रहे हो गुरु? इस आदमी की बातें अब मनीष को बोर हो रही थी। पहले तो उसे लगा कि जैसे इस आदमी ने कोई राज की बात कह दी हो, लेकिन अब सफाई मिल जाने के बाद मनीष भी समझ गया था वो पीकर बेकार की बातें कर रहा था। उसने उस आदमी से कहा, देखो दोस्त, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं तुम्हें झेल पाऊंगा। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और क्या तुम... इससे पहले कि मनीष उसकी बात खत्म कर पाता, वो आदमी रोते हुए बोलने लगा, अकेला तो मैं हो गया हूँ जब से वो मुझे छोड़कर गई है। मनीष उसकी हरकत देखकर अब और इरिटेट होने लगा था। उसे उस अजीब से आदमी की लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उठकर वहां से जाने वाला था कि तभी उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने भी बदला लिया उससे। मेरी बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई तो क्या? उसकी बहन तो थी। मैंने उसको इतना मारा, इतना मारा। वो आदमी नशे में जैसे उसे ये सब बात अपनी लड़खड़ाती जबान में कही। न जाने मनीष को क्यों उस पर गुस्सा आ गया। मनीष ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और शायद नशे की वजह से वो आदमी अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। आसपास बैठे लोगों को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। मनीष ने भी उन लोगों की तरफ ध्यान न देकर जमीन पर पड़े उस आदमी पर लातों और घूसों की बौछार कर दी। उधर हॉस्पिटल में वैभव और आरोही उस सुंदर से गार्डन में टहल रहे थे। शाम के वक्त गार्डन एरिया में लगी हुई लाइट्स काफी आकर्षक लग रही थी और उस हल्की रोशनी में आरोही का रूप और भी ज्यादा निखर रहा था। वैभव उसकी तरफ देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से तो पता नहीं चल रहा था कि वो आरोही को पसंद करता है या नहीं, लेकिन उन्हें इस तरह से देखकर कोई भी वैसे शक करता जैसे समीर ने किया था। आरोही ने वैभव को अपनी तरफ देखता महसूस किया तो वो भी उसकी तरफ देखने लगी। वैभव थोड़ा हड़बड़ा सा गया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आरोही ने उसकी हरकत को नोटिस किया, फिर बोली, थैंक्स फॉर कमिंग वैभव। एंड थैंक्स टू यू आरोही।
क्योंकि तुमने थैंक्स कहकर मुझे पराया जो कर दिया? वैभव ने मजाक करते हुए आरोही से कहा। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए वैभव से कहा, तुम जानते हो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैभव ने आरोही को ज्यादा ऑकवर्ड फील करवाना ठीक नहीं समझा और कहा, हाँ जानता हूँ, जस्ट किडिंग। मुझे तो आना ही था, बस काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। वैभव की आंखें साफ इशारा कर रही थी कि वो भी आरोही की तरफ अट्रैक्ट है। उसने आरोही से कहा, तो न्यूज में जो कुछ दिखा रहे हैं, मेरा मतलब मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं? आरोही समझ सकती थी कि वैभव क्या पूछना चाहता है। उसने कहा, न्यूज चैनल्स वाले हर बार गलत भी नहीं हो सकते। उसकी बात का मतलब समझते हुए वैभव भी मुस्कुराने लगा। वो समझ चुका था कि जो कुछ भी न्यूज पर दिखाया जा रहा है वो सही है। उसने आरोही से कहा, तो इसका मतलब तुमने आशुतोष मित्तल को शादी से मना कर दिया? वाह! उसकी बात सुनकर आरोही भी मुस्कुरा दी। उसने वैभव से कहा, मुझे अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान की जरूरत नहीं जो मेरी या मेरे परिवार की कद्र ना कर सके। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि उसका नाम भी मेरे सामने ना ही लो। आरोही की बातों में आशुतोष को लेकर नफरत झलक रही थी। वैभव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरोही ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे भी तुम हो ना मेरे साथ? शनाया है, सैम है, मुझे मेरे आसपास बस मेरे लॉयल फ्रेंड्स चाहिए। आरोही की बात सुनकर वैभव को काफी स्पेशल फील हुआ। उसके चेहरे पर खुशी छा गई थी और वो थोड़ा ब्लश भी करने लगी। उसने आरोही से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। काफी देर हो गई है, मैं घर जाते हुए सर को ड्रॉप कर दूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। आरोही भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर दोनों वापस अंदर आ गए। राजेश जी भी तब तक घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। वैभव अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालने के लिए बाहर आ गया और उसने राजेश जी से हॉस्पिटल गेट पर वेट करने के लिए कहा। वैभव पार्किंग एरिया में था और तभी उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया। उसने इधर उधर देखा और फिर एक कॉल लगाया। कॉल उठते ही वो बोला, खबर पक्की है। थोड़ी देर मोबाइल कान पर लगाए उसने दोबारा से कहा, ठीक है, मैं उसके डैड को घर ड्रॉप करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। इतना कहकर वैभव ने कॉल ड्रॉप किया और आसपास देखने लगा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। आसपास देखने के बाद वो सीधा अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख नहीं रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि शेरा उस पर नजर रखे हुए है। शेरा ने उसे जाते हुए देखा और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सीधा समीर का नंबर डायल कर दिया। आरोही हर रोज की तरह आज भी अपनी मॉम के हाथ को पकड़े उनके बेड पर सर रखकर लेटी हुई थी। असल में वो बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी और जहन में बस हालिया घटनाओं का मंजर था। वो अपने फैसले के लिए पूरी तरह से खुश थी, लेकिन उसे अब ये डर सता रहा था कि उसकी मॉम को ये सब कैसे बताएगी। आरोही ने अपना सर उठाया, अपनी मॉम को देखने लगी। वो अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से सांस ले रही थी। आरोही ने अपने साथ लाई हुई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति को उनकी सर के पास रख दिया था। उसने वो मूर्ति उठाई और कहने लगी, गणपति बापा, अब आप ही सब ठीक कर सकते हो। मुझे जो सही लगा मैंने वैसा किया, लेकिन उसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम। मुझे अब किसी अंजाम की फिक्र नहीं है, बस मेरी मॉम को जल्दी से ठीक कर दीजिए प्लीज। आरोही इस मूर्ति को अपने माथे से लगाकर सुबकने लगी। उसे अपनी मॉम को इस हाल में देखना मंजूर नहीं था। वो बस लगातार प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। तभी उसने महसूस किया जैसे उसकी मॉम का हाथ थोड़ा सा हिला था। वैसे तो ये आम बात थी, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ अलग महसूस किया था। आरोही ने अपनी मॉम की तरफ देखा। वो शांत सी दिख रही थी। आरोही को लगा कि उसे कोई भ्रम हुआ है। उसने अपनी आंखों को पोंछा, गणेश जी को दोबारा अपनी मॉम के सर के पास रख दिया और दोबारा उनके बेड पर सर रखकर लेट गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। आरोही को हल्की हल्की सी नींद भी आने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी से दोबारा ऐसा लगा कि उसकी मॉम के हाथों में हलचल हुई है। आरोही इससे पहले कुछ समझ पाती, वहां लगी मशीनों में बीप बीप की आवाजें तेज हो गई थी। आरोही ने एकदम से अपनी गर्दन उठाई और देखने लगी। उस आईसीयू वार्ड में उस वक्त 3 नर्सेज बैठी हुई थी, जो थोड़ी दूरी पर रखे टेबल चेयर पर बैठी थी। उसकी ड्यूटी कर रही थी। ये आवाज उन तीनों ने सुनी और वो सभी अलर्ट हो गई थी। आरोही ने देखा कि उसकी मॉम की सांसें अचानक तेज चलने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने से अलग ही संघर्ष करना पड़ रहा हो। अचानक आरोही की मॉम अपने हाथों को पटकने लगी, अपने पैरों को बेड पर पटकने लगी। आरोही सब देखकर घबरा गई थी। उसने तेज आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी नर्स, देखिए मॉम को क्या हो रहा है। तब तक वो तीनों नर्स वहां पहुंच चुकी थी। उनमें से 2 ने उसके हाथों और पैरों को पकड़ा
एक ने कहा, सिस्टर कॉल इमरजेंसी डॉक्टर नाउ। तीसरी नर्स ने बिना वक्त गवाए इमरजेंसी डॉक्टर को कॉल लगाया। रात के वक्त हॉस्पिटल में 2 से 3 इमरजेंसी डॉक्टर्स डेली अवेलेबल होते थे ताकि किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सके। नर्स ने कॉल पर डॉक्टर को सारी सिचुएशन बताई और कॉल रख दिया। इमरजेंसी रूम से उस वार्ड तक आने में डॉक्टर को मुश्किल से 2 मिनट का वक्त लगा। आरई ने देखा कि उसकी मॉम अपने हाथ पैरों को पटकने की कोशिश कर रही थी और नर्सेस ने उन्हें टाइट पकड़ के रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आरोही बुरी तरह से घबरा गई थी। दिन में आए अटैक के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ना ही किसी ने उसे बताया था। लेकिन अब जब वो अपने सामने सब कुछ देख रही थी तो बुरी तरह से डर गई थी। उनमें से एक नर्स ने आरोही की तरफ देखा और उस तीसरी नर्स ने कहा, प्लीज इन्हें बाहर लेकर जाइए जल्दी। बिना वक्त गंवाए उस तीसरी नर्स ने आरोही के पास जाकर कहा, प्लीज आप बाहर जाइए। बट मॉम को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों कर रही है? क्या बात है? आरोही ने लगभग रोते हुए पूछा। उसके चेहरे पर पसीना आ चुका था और घबराहट साफ दिख रहा था। नर्स ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम सब यहाँ हैं और डॉक्टर भी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाहर वेट करो, सब नॉर्मल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। उस नर्स ने बहुत ही प्यार से आरोही को समझाया। आरोही उसकी बात मानकर वहां से बाहर चली गई। जब वो नर्स के साथ बाहर आई तो उसने देखा कि डॉक्टर भी तब वहां पहुंच चुके थे। आरोही का बाहर आना हुआ और डॉक्टर ने आईसीयू में एंटर किया। उन्हें देखकर आरोही को काफी सुकून मिला था। आरोही ने डॉक्टर को अंदर जाते देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर एक तरफ बैठकर अपना मोबाइल निकाला। वो तुरंत राजेश जी को वहां की सारी स्थिति बता देना चाहती थी। आरोही ने सबसे पहले अपने डैड का नंबर डायल किया। उसे अंदर के हालात के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ऐसी सिचुएशन को वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। उसने अपने डैड को कॉल किया और रिंग जाने लगी। पूरी रिंग जाने के बाद भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। आरोही समझ गई थी कि वो सो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे हालातों में कोई भी इंसान मेंटली थक ही जाता है। पूरा दिन खुद से जूझने के बाद इस वक्त राजेश जी आराम कर रहे थे। आरोही ने दोबारा उन्हें कॉल ना करने का फैसला किया, लेकिन उसे किसी से तो बात करनी थी। वो शनाया को कॉल कर सकती थी, पर सैम को भी। सैम के तो कॉन्टैक्ट्स भी इतने हैं कि अगर इतनी रात को कुछ अरेंज करना हो वो आराम से करवा सकती है। आरोही कुछ फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसे इतनी रात को बुलाया जाए। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और रिंग जाने लगी। सुबह के करीब 6 बजे अचानक मनीष अपने बेड से उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक लंबी बेहोशी के बाद उठा हो। उसके चेहरे पर पसीना था। उसने शायद कोई बुरा सपना देखा था। मनीष का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे रात के बारे में कुछ भी ठीक से याद नहीं था। अपना सर दबाते हुए उठा और वॉशरूम में लगे वॉश बेसिन के सामने खड़ा हो गया। वो एक न्यूली कंस्ट्रक्ट कॉलोनी के 2 BHK फ्लैट में रहता था, जो एरिया शहर से थोड़ा आउट में था, जिसकी वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही थी। मनीष ने अपना चेहरा बेसिन के पास लगे आईने में देखा। उसकी आंखों के पास एक काला दाग बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे मारा हो। उसने हैरानी के साथ उस दाग को जैसे छुआ, उसे दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। मनीष ने अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डाला। उसे रात के बारे में याद आने लगा। उसे याद आया कि पिछली रात वो किसी अनजाने से सस्ते से बार में बैठा था, शराब पी रहा था और नशे में उसका किसी आदमी से झगड़ा हो गया था। झगड़े की वजह से याद नहीं आ रही थी। उसने इस बात पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया, क्योंकि नशे में हुए झगड़ों के पीछे अमूमन कोई बड़ी वजह नहीं होती। मनीष को याद आया कि उसने एक आदमी को बुरी तरह से पीटा था। फिर उसके 2 दोस्त और आ गए थे। उन दोनों को भी मनीष ने काफी मारा था और इसी हाथापाई में उसे किसी का जोरदार घूसा पड़ा था। हालांकि उसके बाद वहां 3-4 तगड़े से बाउंसर आ गए थे, जो उस बार के स्टाफ थे। उन्होंने सभी को एक दूसरे से अलग किया था और उनमें से एक ने मनीष को लेकर पीछे किया। मनीष उस वक्त काफी गुस्से में था और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मनीष उस वक्त काफी नशे में था और वो बाउंसर उसे दुगना भराए हुए हॉस्पिटल के सामने रिक्शे से जैसे ही उतरे, उन्होंने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। उन्होंने रिक्शे वाले से चेंज भी वापस नहीं लिया। सुबह की 6 बजे ठंड भी बहुत थी, लेकिन उन्हें इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बस अपनी वाइफ ममता जी के लिए फिक्रमंद थे। दौड़ते भागते जब वो आईसीयू वार्ड के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर वैभव बैठा हुआ था। वैभव, तुम यहाँ इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? राजेश जी ने वैभव को वहां देखा तो पूछा। वैभव उन्हें देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उनके पास आता हुआ बोला, वो आरोही का कॉल आया था मेरे पास 2-3 घंटे पहले। मैं तुरंत यहाँ चला आया। मेरे पास भी आया था, फिर मैंने रिटर्न कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। क्या बात है, मुझे बताओ। तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? राजेश जी बहुत घबराए हुए थे। वैभव ने उनके पास आकर कहा, आप अंदर चलिए मेरे साथ। क्या बात है वैभव, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? प्लीज मुझे बताओ। राजेश जी हड़बड़ा गए। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका ने घेर लिया था। वैभव का यहाँ इस वक्त होना इसी बात की तरफ इशारा करता था। क्या दिखाई दी। राजेश जी नम आंखों से उनके पास दौड़ पड़े थे।
उनके चेहरे पर खुशी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश जी ने अपनी नम आंखें, वैभव ने उसकी बात पूरी की। मुझे तो लगा कि तुम कॉफी पिलाओगी, इसीलिए आया। उसकी बात सुनकर आरोही को हंसी आ गई। पिछले कई घंटों से बेसुध रहने के बाद अब जाकर वो खुल के हंसी थी। उसने हंसते हुए मजाक में कहा, फिर तो तुम्हें बुलाना महंगा पड़ गया। उसकी इस बात पर दोनों फिर से खिलखिला दिए। वैभव ने कहा, तो चलिए खर्च बढ़ाने। आरोही इसकी बातों पर मुस्कुराती हुई उसके साथ चल दी। वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर बनी कैंटीन पर आ गए थे। वो एक छोटी सी कैंटीन थी लेकिन व्यवस्थित थी। सामने खुले आसमान के नीचे 4 टेबल और उनके सूरज आसमान से झांक चमक उठा आया। आरोही ने उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाया तो कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आरोही की मीठी आवाज जैसे ही वैभव दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कॉफी पीने लगे।